गाइस वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न ऐसे करंट अफेयर्स जो कि हमारी अगस्त मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे एथिक्स की पोर्शन। तो देख लेते हैं एथिक्स में एक टॉपिक है यहाँ पे रिफ्यूजी अ राइट और अ फेवर। तो रिफ्यूजी के बारे में देखेंगे लेकिन एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एथिक्स में अगर हम लोग देखें तो ये होती है रिफ्यूजी। अब रिफ्यूजी जो लोग होते हैं डिटेल में देखूंगी ये एक राइट है या फेवर है, आपको क्या लगता है? अभी तक आपने जितनी भी रिफ्यूजी के बारे में बातें सुनी तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक अधिकार है या फिर एक तरीके का फेवर किया जा रहा है? तो चलिए इसको देखते हैं। एक्चुअली रिसेंट इंसिडेंट्स आप लोग जानते हो कि अफ़गान रिफ्यूज़ी जिनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ पोस्ट किया जा रहा है कि फ़ूड सर्व किया जा रहा है यूएस कैंप में, वो भी ट्विटर वगैरह में आप ये इस तरीके की फ़ोटोज़ देख रहे हो। और काफ़ी सेवियर क्रिटिसिज्म जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कुछ कॉर्नर से जो है ऐसा कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे अफ़गान के रिफ्यूजी हैं उनको सिंपैथी दी जा रही है। तो चलिए ठीक है, वैसे भी अफ़गान क्राइसिस अभी आप लोग देखे ही हो कि क्या हालत हो चुकी है। तो इस तरीके का जो पोस्ट था इसमें काफ़ी कमेंट थे जो कि क्वेश्चन यहाँ पे अराइज़ करती है कि ये जो डिसेंट फूड है क्या ये राइट है रिफ्यूजी की या फिर किसी होस्ट कंट्री के द्वारा उनको फेवर किया जा रहा है जिसके लिए उनको आभारी होना होगा। तो ये बातें यहाँ पे हो गई। और साथ ही साथ ये भी इसमें एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि डज द कंट्री ग्रांटिंग असाइलम हैव एनी ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स द रिफ्यूजी। इट मीन्स कि कोई भी कंट्रीज़ जो है जो असाइलम ग्रांट कर रही है तो उनका कोई ऑब्लिगेशन है भी रिफ्यूजी के लिए या फिर ह्यूमन राइट्स जो रिफ्यूजी के हैं एंड डैट ऑफ सिटीजन्स भी डिफरेंट। इट मीन्स कि यूएसए के कंट्री के जितने सिटीजन्स हैं उनकी राइट और जो रिफ्यूजी की ह्यूमन राइट है क्या ये दोनों अलग है? या फिर आप लोग देखो कि मूथ क्वेश्चंस है ये। इट मीन्स कि इज रिफ्यूजी अ राइट ऑफ द रिफ्यूजी और अ फेवर फ्रॉम द होस्ट नेशन, यानी कि फेवर उनको मिल रहा है एक तरीके का, हम लोग दया खा रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं इसलिए उनको फेवर कर रहे हैं, उनको फूड दे रहे हैं, उनको रहने के लिए घर दे रहे हैं, असाइलम दे रहे हैं, या फिर एक तरीके का उनका अधिकार है कि वो दूसरे देश में आए हैं तो उनको खाने का अधिकार है, रहने का अधिकार है। बातें ये की जा रही है। तो बेसिकली आप लोग ये समझो कि रिफ्यूज़ी होते कौन है और उनके लिए क्या क्या राइट्स है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज़ी के द्वारा ये कहा गया है कि एक रिफ्यूज़ी वो होते हैं जिनको फोर्स किया जाता है कि आप अपना कंट्री छोड़िए क्योंकि वहाँ पे उस कंट्री में या तो वॉर लाइक सिचुएशन होगी या तो उस कंट्री में शांति नहीं है, बहुत ही वायलेंस हो रहा है या परसिक्वेशन हो रही है। तो ये 3 रीज़न होता है जिसके कारण किसी देश में उस देश के लोगों को वहाँ पे फोर्सफुली धक्के मारकर उस कंट्री से बाहर निकाला जाता है, तो उनको यहाँ पे रिफ्यूज़ी कहते हैं। अब देखिए रिफ्यूज़ी और माइग्रेंट, क्योंकि कंट्री से 2 लोग बाहर जाते हैं, एक तो हम लोग माइग्रेंट भी कहते हैं और अगर कंट्री छोड़ के जा रहे हैं तो उसको हम लोग रिफ्यूज़ी भी कह रहे हैं। तो देखिए दोनों में एक छोटी सी डिफरेंस है। माइग्रेंट वो लोग होते हैं जो अपनी मर्ज़ी से देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं कुछ अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, या तो प्रॉपर एक तो हायर एजुकेशन लेने के लिए या फिर एक अच्छी जॉब करने के लिए या फिर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। तो ये कुछ रीज़न होता है। इट मीन्स कि वो लोग जो अपने मन से अपने देश छोड़ के दूसरे देश में जा रहे हैं उन्हें हम लोग माइग्रेंट कहते हैं। बट वो लोग जो कि मन से नहीं जा रहे हैं लेकिन उनको मजबूरी की वजह से, इट मीन्स कि उनको ज़बरदस्ती उनके देश से उसको निकाला जा रहा है, तो उनको हम लोग रिफ्यूज़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। साथ ही आप देखो कि प्राइमरी जो इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस तरीके के रिफ्यूज़ी के इशू से डील करते हैं, तो यहाँ पे 1951 का कन्वेंशन है जो कि स्टेटस ऑफ रिफ्यूज़ी एंड द एसोसिएटेड 1967 का प्रोटोकॉल भी है। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इट मीन्स कि इस तरीके के जो लोग हैं ना उनको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफ्यूलमेंट है। इट मीन्स कि जो रिफ्यूजी है उनको रिटर्न नहीं करना चाहिए, जिस देश से उनको भगाया गया है उस देश में वापस उनको रिटर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर उनके जान को खतरा है, सीरियस थ्रेट उनको दिया जा रहा है, उनको कोई भी तरीके का फ्रीडम नहीं है। तो ये कन्वेंशन के द्वारा ये कहा गया है कि हाँ ये एक अधिकार है। ठीक है, सेकेंड देखिए अपार्ट फ्रॉम द 1951 का जो कन्वेंशन है यहाँ पे बहुत सारे रीजन स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट भी देखने को मिलेगा जो कि राइट ऑफ रिफ्यूज़ी के प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। अब ये अधिकार देता कौन है और किस तरीके से ये अधिकार रिफ्यूजी को मिलता है? तो देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी है इन जनरल है और होस्ट स्टेट्स भी है इन पर्टिकुलर, जिनकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कुछ अधिकार यहाँ पे रिफ्यूज़ीज़ को दे। अब क्या क्या है यहाँ पे? तो होस्ट स्टेट का देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि असाइलम प्रोवाइड करे। इट मीन्स कि जो रिफ्यूज़ी है उनको यहाँ पे रहने के लिए एक घर दे। 1951 की जो कन्वेंशन है ना उनमें ये गारंटी किया गया है कि राइट ऑफ ए रिफ्यूज़ी, बट वही जो क्वालिफाई करेंगे एज ए रिफ्यूज़ी उन्हीं को यहाँ पे आपका जो है असाइलम वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। सेकेंड है कि क्रिएटिंग कंडीशन फॉर फुलफिलमेंट ऑफ दिस राइट, यानी कि उनको जो भी रिफ्यूज़ी है
अगर वो दूसरे देश में आते हैं तो उनको रिसोर्सेज की एक्सेस करानी है, उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करनी है जो भी होस्ट नेशन पे डिपेंडेंट है, और प्रोवाइड करना है सेम, और साथ ही ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जिसमें कि वो सोसाइटी में रह सके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है उनको एक्सेस मिल सके। इट मीन्स आप भी समझो कि उनके लिए एक अच्छा कंडीशन, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। साथ ही प्रिवेंशन एक्शन है, और ये कैसे होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, R2P है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे स्टेट्स की कि उनको प्रोटेक्ट करना है। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है जिसमें कि इंश्योर करना है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो यहाँ पे क्राइम नहीं होने देंगे। आपको पता है कि जो आम जनता है उनको काफ़ी तरीके की फ्रीडम होती है, उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है देश के सरकार के द्वारा, लेकिन उनके अगेंस्ट में भी क्राइम होता है। तो ये तो रिफ्यूज़ी है जिनका कोई अपना बेस ही नहीं है, कोई शहर ही नहीं, अपना देश ही नहीं है, तो इनके अगेंस्ट में क्राइम होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट्स की इनको प्रोटेक्ट करना है। साथ ही बैलेंस करना है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि रिफ्यूज़ी के साथ है। अब ऐसा नहीं है कि वो जो देश है, मान लीजिए US में है, तो US को अपने लोगों की भी यहाँ पे, इट मीन्स कि डोमेस्टिक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो पूरा करना ही करना है, लेकिन एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रिफ्यूज़ी है उनका भी यहाँ पे ख्याल रखना है। ठीक है, ये सारे राइट्स के अलावा आप देखो कि ग्राउंड सिचुएशन ये इंडिकेट करता है कि कुछ सेलेक्टिव या फिर फ्यू ही कंट्री ऐसे हैं जो कि असाइलम ग्रांट करते, और कुछ एसोसिएटेड जो राइट है वो उनको प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप देखो कि ये राइट को एक तरीके से फेवर दिया जाता है। इट मीन्स कि फेवर इन द सेंस कि चलो ठीक है, आपके पास अब कुछ नहीं रहा तो हम आपकी सहायता करते हैं। तो ये एक तो उनका राइट है कि वो आकर दूसरे कंट्री में रह सकते हैं, उनको असाइलम मिलेगा, उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। बट कंट्रीज़ क्या उसको शो करती है वैसे लोगों को कि ठीक है, हम आप पे सिंपैथी खा रहे हैं, आप पे दया खा रहे हैं, इसलिए आपको इस तरीके का फेवर दे रहे हैं। तो ये बात होती है कि उन्हीं का राइट जो है उनके लिए फेवर बन जाता है। तो वाई आर रिफ्यूज़ी राइट्स बिकमिंग अ फेवर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट्स, ये ऐसा क्यों है कि ये रिफ्यूज़ी का राइट ही है, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि स्टेट्स जो है वो अपनी फेवर बना लेते हैं इन्हें। देखिए, जो कोर इशू है ना, वो कोर इशू है यहाँ पे लैक ऑफ एम्पैथी। सिंपैथी क्या होता है कि किसी की सिचुएशन को देखकर जो है आपको दया आ गया, आप उनको हेल्प कर दिए। बट एम्पैथी होता है कि उस सिचुएशन में आप खुद को रखकर आप फील कर पा रहे हो कि सामने वाले पे क्या बीत रहा है। तो एम्पैथी है, इट मीन्स कि पब्लिक में आज की डेट में आप देखो कि आपके सिचुएशन को कोई समझेगा नहीं। अगर आप बुरे सिचुएशन में हैं तो लोग हंसेंगे या फिर आपका मजाक उड़ाएंगे, इस तरीके से चीज़ें होती है। तो आज की डेट में क्या है कि लैक ऑफ एम्पैथी है, इट मीन्स कि रिफ्यूज़ी का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है। एक बार आप खुद को सोचिए कि आपको भी देश से निकाल दिया गया है, आप भी रिफ्यूज़ी है, किसी दूसरे देश में गए हैं, तो आपको फिर कैसा फील होगा, क्या आपको एम्पैथी नहीं आएगी? तो ये वाली बातें होती है। साथ ही लिमिटेड रिसोर्सेज भी हैं। अगर आप देखो कि हर एक देश में वहाँ की जनसंख्या इतनी ही होती है कि उनकी जो रिसोर्सेज है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट इक्वली करना चाहते हैं। तो हर एक देश में लिमिटेड ही रिसोर्सेज है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल रिसोर्सेज हो। तो यहाँ पे रिफ्यूज़ी एक क्या करते हैं कि एक एड ऑन यहाँ पे कर देते हैं, यानी कि उनको भी यहाँ पे अब रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो कुछ कोर रीज़न है जो कि यहाँ पे आप लोग देखो कि इस तरीके से बताया गया कि मिसट्रस्ट एज अ नॉर्म, यानी कि लैक ऑफ एम्पैथी है जो कि रिफ्यूज़ी के साथ ये देखा जाता है, जिसके कारण लोग जो है ना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा वो नहीं समझ पाते कि उनका कल्चर क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है, उनकी जेन्युइन, वो कितनी जेन्युइन है अपने लिए असाइलम में। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकेंड की परसेप्शन एज एन इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर, ऐसा लगने लगता है कि जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, इट मीन्स कि जो रिफ्यूज़ी का इमेज है एज ए फ्री लोडर फ्रॉम द अदर नेशन, दूसरे कंट्री से आकर अगर मान लीजिए कि हमारे देश से जाकर अगर वो US में है, तो US के ऊपर एक एक्स्ट्रा लोड बन गया है, फ्री का, मुफ्त का यहाँ पे आप देखो कि लोड हो चुका है इस कंट्रीज़ के ऊपर। तो ये भी बात कहा जाता है कि यहाँ पे लिमिटेड अपॉर्चुनिटी के साथ आप देखो कि रिफ्यूजी के इमेज कैसा है, तो उनको फ्री लोडर कहा जाता है कि दूसरे कंट्री से आकर हमारे मत्थे पड़ गए हैं। व्यूड एज ए सिक्योरिटी थ्रेट, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो रिफ्यूज़ी होते हैं वहाँ पे उनको एज ए थ्रेट देखा जाता है कि वो अगर हमारे देश में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए नुकसान है, खतरा है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, कहीं उनको हमारे देश की कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई तो वो अपने देश में जाकर लीक कर देंगे। तो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मिसट्रस्ट के साथ साथ लैक ऑफ अवेयरनेस है और मिस इन्फॉर्मेशन है, जिसके कारण आम जनता में ये फेयर हो जाता है और लोकल पॉपुलेशन इस रिफ्यूज़ी को एज ए सिक्योरिटी थ्रेट देखने लगती है कि उनके सिक्योरिटी पे कहीं ना कहीं अड़चन आने वाली है। इशू भी है लीगल इन्फोर्समेंट का, जो कि यहाँ पे इन्फोर्सबिलिटी ऑफ राइट को लिमिट करती है। जो इंटरनेशनल लॉज की जो लिमिटेशन है ना, वो रिफ्यूज़ी राइट की कंटिजेंट को यहाँ पे आप देखो कि बनाती है कि डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। कुछ होस्ट कंट्री का परसेप्शन भी है, नहीं समझ में आए। देखिए फॉर एग्जांपल आप समझो कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ जो है ना वो मोर सिंपैथेटिक होते हैं किसके लिए, तो
QIA+ जो यहाँ पे रिफ्यूज़ीज़ होते हैं। आप देखो जो लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर ये सारे जो लोग होते हैं ना, इनको कई बार अपने देश से निकाल दिया जाता है। आज के भी डेट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। इट मीन्स कि अब जो लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर ये सब है, ये आपस में भी शादी कर सकते हैं, अपना रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो कई बार आप देखो कि सोसाइटी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि देश से इनको निकाल दिया जाता है। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, जो कि इनको काफ़ी फेवर करते हैं, इनको अपना समझते हैं, इनको समझते हैं कि हाँ ये रिफ्यूज़ी जो है ना, इनकी एक सिंपैथी है इनके लिए। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि लीगल जो इन्फोर्समेंट है उसकी इशू देखने को मिलती है, क्योंकि वो उनके राइट को कहीं ना कहीं लिमिट कर देता है। तो ये हक है रिफ्यूज़ी का, चाहे वो इसी कम्युनिटी से क्यों नहीं बिलोंग करते हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो उनका हक है। लेकिन उनका हक जो है कई बार उनको अलग तरीके से देखा जाता है। लिमिटेड कैपेसिटी भी होती है होस्ट की। देखिए हर एक देश की अपनी लिमिटेड कैपेसिटी होती है। आप देखो कि हमारे जैसे देश जो है, हमारे देश में इतनी जनसंख्या है कि काफ़ी लोग जो है भूखे मर जाते हैं, काफ़ी लोग गरीबी में ज़िंदगी जी रहे। कई पीढ़ी दर पीढ़ी आप देखो कि वो गरीब में ही रह जाते हैं। वो अमीर क्या, एक नॉर्मल लाइफस्टाइल भी वो नहीं जी पाते, जिसमें बेसिक एमिनिटीज़ उनको फुलफ़िल करनी होती है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, हमारा ही देश का आप एग्जांपल ले लेते हो, तो इसमें आपको समझ में आता है कि हमारे देश में जितनी रिसोर्सेज है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन ही इतनी है कि सबको सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। उसी में अगर दूसरे देश के भी लोग आकर हमारे देश में रहने लगे, जैसे कि रोहिंग्या कम्युनिटी की बात की जा रही थी, तब उस समय भी ये बात निकल कर आया था कि हमारे देश में जो रिसोर्सेज है उसकी लिमिटेशन हो जाएगी। फिर क्या होगा कि हमारे देश में लैक ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे, जो ज़रूरतमंद है उनके पास भी ये रिसोर्सेज नहीं पहुँच पाएगी। तो कई बार ये क्या होता है ना कि जो होस्ट कंट्री होते हैं ना, उनकी कैपेसिटी भी लिमिट हो जाती है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इश्यूज़ है। आप रोहिंग्या वाला तो याद होगा ही आपको कि कितना उसको पॉलिटिकल टाइप के उनको यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो पॉलिटिशियन होते हैं वो अपना हथियार बनाते हैं। और जो इमेज है रिफ्यूज़ी का, इसमें आपका फियर तो देखने को मिलेगा कि डर होता ही है रिफ्यूज़ी से, साथ ही पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी है। इट मीन्स कि पॉलिटिशियंस ये दिखाना चाहते हैं एक वोट बैंक के ज़रिए कि हाँ अपने देश में वो अपने लोगों का ख्याल तो रखते हैं, साथ ही साथ दूसरे देशों से आने वाले रिफ्यूज़ी का भी वो ख्याल रखते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो कई बार आप देखो कि प्रॉब्लम ये है कि जो कानून है, चाहे वो इंटरनेशनल कानून हो या फिर नेशनल कानून हो, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, वो भी असाइलम सीकिंग प्रोसेस में, जो कि एक्सट्रीमली ये डिस्क्रिशनरी होती है नेचर में। यानी कि हर एक कंट्री का अपना ही यहाँ पे आप देखो कि वो उनका रोल होता है, उनका पावर होता है कि वो किस तरीके से असाइलम प्रोवाइड करना चाहते हैं रिफ्यूज़ीज़ को। वेयर डज़ इंडिया स्टैंड ऑन दिस डिबेट? अब ये सबसे बड़ी बात है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देश विदेश का समझ जाओ, लेकिन अपने देश का जानो कि हमारे देश में हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से ट्रीट करते हैं। हम लोग क्या किए हैं कि अभी तक 1951 का जो रिफ्यूज़ी कन्वेंशन है, और कोई दूसरी कानून तो हमारे देश में है नहीं, ना ही हम लोग इंटरनेशनल कानून को, और ना ही हमारे देश में कानून है जो कि रिफ्यूज़ी से रिलेटेड है और उसको हम लोग साइन किए हैं या फिर उसको हम लोग मानते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हम लोग किसी को भी नहीं माने हैं। ये कई बार देखा जाता है कि जो चीन से और जो चकमा रिफ्यूज़ी है, उनका यहाँ पे काफ़ी इंस्टेंसेस देखने को मिलता है। रिसेंट टाइम आप देखो कि हमारे द्वारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पे अमेंड किया गया, जिसमें कि इनडायरेक्टली हम लोग जो है रिफ्यूज़ी को, और वो भी सेलेक्टेड कम्युनिटी से, और वो भी सेलेक्टेड कंट्रीज़ से जो है हम लोग अपने देश में पनाह दे रहे हैं। डिस्पाइट द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटेरियन, यानी कि एक इंसान होने के नाते, इंसानियत होने के नाते इंसान को यहाँ पे मदद कर रहे हैं, तो ये एक राइट प्लेस है। इंडिया का जो सिस्टम है ना, वो एक लेजिटिमेट रिफ्यूज़ी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे राइट टू असाइलम प्रोवाइड नहीं करते। इट मीन्स कि जो रिफ्यूज़ी हमारे देश में आते हैं, हम लोग उनको रहने का अधिकार नहीं देते हैं। साथ ही ये जो असाइलम है, ये हम लोग एक फेवर जैसा देते हैं रिफ्यूज़ी को, जो कि वर्दी है। अगर इसको हम लोग कलेक्टिव मोरल इंक्लिनेशन के थ्रू देखें, तो हम लोग सिर्फ सिंपैथी के बेस में रिफ्यूज़ी को रहने देते हैं। और आपको पता है कि हमारा देश महान, इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कुछ भी बातें होती है तो हम लोग ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ही सोचते हैं, इसलिए रिफ्यूज़ी को भी हम लोग ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे ही सोच के उनको इस तरीके का असाइलम प्रोवाइड करते हैं। व्हाट कैन बी अ वे फॉरवर्ड टू सिक्योरिंग द राइट ऑफ रिफ्यूज़ी? क्या होना चाहिए जिससे कि जो रिफ्यूज़ी की राइट है उसको सिक्योर कर सके? तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस जनरेट करना। इट मीन्स कि जो रिफ्यूज़ी की सिचुएशन है और उनका जो राइट है, अभी हम लोग ने देखा कि उनका तो राइट है, कहीं भी किसी भी कंट्री में जाकर वो रह सकते, खा सकते, ठीक है, असाइलम सीक कर सकते। तो इट मीन्स कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए सारे लोगों को। आप अभी स्टडी कर रहे हो, मैं स्टडी कर रही हूँ, तो हमें ये नॉलेज है, बट अदरवाइज़ किसी को इस तरीके का नॉलेज नहीं हो पाता है जल्दी। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि रिफ्यूज़ी का क्या हालचाल है, रिफ्यूज़ी की क्या सिचुएशन है, रिफ्यूज़ी की क्या राइट है।
साथ ही प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव और अथॉरिटीज़ को यहाँ पे अकाउंटेबल बनाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो आप देखो कि अथॉरिटीज़ होते हैं तो कई बार वो दिखाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर कोई नहीं दिखाने का टाइम है या किसी को नहीं पता है तो वो इस तरीके का रिफ्यूज़ी का केयर भी नहीं करते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही एक इफेक्टिव ट्रांजिशन मैकेनिज्म होना चाहिए। जो रिजोल्यूशन है रिफ्यूज़ी की इश्यूज़ का वो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है और यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन देखा जाता है, इसलिए इसके कारण जो है आप देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। इसी सिनेरियो में यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक अच्छा खासा ट्रांजिशन करने की ज़रूरत है जिसमें कि हम लोग एक लिमिटेड राइट प्रोवाइड कर सके रिफ्यूज़ीज़ को। ठीक है, इट मीन्स कि रिफ्यूज़ी के जो कैंप होते हैं उसको और ज़्यादा उसके सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और रिफॉर्म करने की भी ज़रूरत है। साथ ही मल्टी स्टेक होल्डर अडॉप्ट करना है और मल्टीलैटरल अप्रोच लेकर आनी है। स्टेट के पास ये लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अगर हम लोग रिफ्यूज़ी के राइट को देखें कि उनको फुलफ़िल करने के लिए, तो हर एक स्टेट के पास अपना लिमिटेड कैपेसिटी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है होस्ट कंट्री के लिए। जो सोर्स कंट्री है और जो ग्रुप ऑफ रिफ्यूज़ी है और जो इंटिटीज़ है वो इस तरीके से ग्राउंड से वो इंगेज रहे, जैसे कि NGO वगैरह है तो वो उनको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि वो रिफ्यूज़ी का देखभाल करे। सोशल ग्रुप हो गए तो ये सब एक साथ आएंगे ना, तभी यहाँ पे जो रिफ्यूज़ी की राइट है वो यहाँ पे प्रोटेक्ट हो पाएगी। साथ ही इंटीग्रेटिंग एफर्ट्स होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। एज यू नो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल 17 गोल है जिससे कि 2030 तक हमें इसकी टारगेट को मीट करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16 है जिसमें कि पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ये बातें रखी गई है इसे भी हम लोग को मीट करना है और यहाँ पे बेसिकली आप लोग देखो कि रिफ्यूज़ीज़ की बात यहाँ पे निकल कर आती है। तो एफर्ट को इस तरीके से लेकर आना है कि जो अथॉरिटीज़ है वो अकाउंटेबल हो। इट मीन्स कि रिफ्यूजी की जो राइट है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट से अगर लिंक करते हैं तो इस पर बेटर तरीके से वर्क किया जा सकता है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो एजेंस है रिजोल्यूशन ऑफ रिफ्यूजी क्राइसिस का, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी में लाइज करता है जिसमें कि रिफ्यूजी को प्रोवाइड की जा रही है। इट मीन्स कि इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ रिफ्यूजी है और सोशियो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन है। मोरल इकोनॉमी ऑफ असाइलम भी है। इट मीन्स कि वैल्यू देना है, इफेक्ट अटैचमेंट है किस चीज़ का, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल का, और साथ ही साथ ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे हम लोग हेल्प करते ही है। तो इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पे मैनेज करना है जिससे कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम लोग इस क्राइसिस का निकाल के ला सकते हैं। तो दो सोल्यूशन यहाँ पे है, पॉलिटिकल इकोनॉमी और यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ असाइलम। ठीक है, तो ये बातें तो यहाँ पे कही जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे बताया जा रहा है कि ग्रोइंग ग्लोबल रिफ्यूज़ी क्राइसिस, यानी कि देश भर में आप देखो कि रिफ्यूज़ी क्राइसिस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो ग्लोबल रिफ्यूज़ी क्राइसिस अगर हम लोग देखें तो ये बढ़ती ही जा रही है कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि सीरिया, वेनेजुएला, म्यांमार है, और मोस्ट रिसेंटली तो अभी आपको अफगानिस्तान में देखने को मिला जब वहाँ पे तालिबान ने कब्जा कर लिया। 2020 के एंड में 26 मिलियन है जो कि यहाँ पे रिफ्यूज़ी बन चुके हैं, क्योंकि परसिक्वेशन हो रहा है, देश में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वायलेंस हो रही है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इसके कारण 2.9 बिलियन पीपल्स जो है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बढ़ चुके हैं। 68% यहाँ पे डिस्प्लेस्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिर्फ 5 देशों से आ रहे हैं, जैसे कि सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, साउथ सूडान और म्यांमार है। तो इन 5 देशों से ही आप देखो कि बहुत ज़्यादा 68% तक जो रिफ्यूज़ी है वो ये इन 5 देशों से ही आ रहे हैं। तो ये इशू आप लोग देखो कि फर्दर बढ़ते ही जा रहा है। कोविड-19 के आउटब्रेक के बाद से जो है रिफ्यूज़ी की नंबर यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जो कि यहाँ पे दूसरे कंट्रीज़ में रहने के लिए असाइलम फाइंड कर रहे हैं। अदर राइट्स भी देख सकते हैं जो कि 1951 के कन्वेंशन में है, जैसे राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड एक्सेप्ट अंडर सर्टेन स्ट्रिक्टली डिफाइंड कंडीशन, जो कि आर्टिकल 32 के तहत है। आर्टिकल 31 है जिसमें कि राइट नॉट टू बी पनिश्ड और इलीगल एंट्री इनटू द टेरिटरी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। तो इस कन्वेंशन के तहत जो आर्टिकल है उसके तहत मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आर्टिकल 17 to 19 है जो कि राइट टू वर्क देता है कि रिफ्यूज़ीज़ को उस कंट्री में काम करने का भी अधिकार है। आर्टिकल 21 है जो राइट टू हाउसिंग है, यानी कि उनको घर का अधिकार है। आर्टिकल 22 है राइट टू एजुकेशन है कि उनको पढ़ने का अधिकार है। आर्टिकल 23 है जिसमें कि राइट टू पब्लिक रिलीफ और असिस्टेंस है, ये भी उनको अधिकार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि जो रिफ्यूज़ी आते हैं उनको कोई भी धर्म वो मान सकते हैं, ये भी अधिकार है अंडर आर्टिकल 4। आर्टिकल 16 है जिसमें कि राइट टू एक्सेस द कोर्ट, यानी कि रिफ्यूज़ी अगर सहमत नहीं है तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं उस देश में। और राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन द टेरिटरी, इट मीन्स कि एक देश के तहत जो है उनको पूरी फ्रीडम है कि वो मूव कर सकते हैं। दिस कम्स अंडर द आर्टिकल 26। राइट टू बी इशूड आइडेंटिटी एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इट मीन्स के अंडर आर्टिकल 27 और 28 में ये रखा गया कि वो अपनी जो है आइडेंटिटी को इशू कर सकते हैं, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट भी वो इशू करा सकते हैं। सो दीज आर द राइट्स जो कि यहाँ पे स्पेसिफिक आर्टिकल्स के तहत यहाँ पे मेंशन की गई है 1951 के कन्वेंशन में, तो इसको भी ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ब्यूटीफुल भी है। अगर आप इसको आंसर राइटिंग में कोड करते हो ना तो डेफिनेटली यू विल गेट एन एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके,
तो गाइज़ ये हुई पूरी हम लोग रिफ्यूज़ी के बारे में बात की। आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें पता चला होगा एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स थी। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले समझना है कि हु इज़ रिफ्यूज़ी एंड उनका क्या क्या राइट है, कौन उनको राइट देता है और किस तरीके से राइट मिलता है, क्यों जो है रिफ्यूज़ी राइट्स जो है वो एक फेवर बन चुका है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इंडिया का क्या स्टैंड है राइट के ऊपर और क्या हम लोग को ऐसा करना चाहिए जिससे कि जो रिफ्यूज़ी की कंडीशन और सिचुएशन है वो बेटर हो सके। सो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द एथिक्स लेसन जो कि आपके एथिक्स पार्ट में GS4 पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करता है। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।